वेलकम बैक। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक कहानी यह भी, आत्मकथा मन्नू भंडारी की। आज यह 13वां भाग है। इससे पहले 12 भाग हो चुके हैं। नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, अन्य गतिविधियाँ इकाई 10 इसी नाम से है, वहाँ पे आपका प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं आगे। भाग 13 संपूर्ण, हम लोग संपूर्ण जो है आत्मकथा उसको पढ़ रहे हैं। छोटा सा है, छोटा मतलब 200 पेज का है तो छोटा ही कहा जाएगा। और आपका देखते हैं कितने पार्ट में, 20 पार्ट के अंदर ही लगभग आ जाना चाहिए। 17, 18, 19, 20 जितना भी हो। सन 1882 का मेरा पूरा साल महाभोज को ही अर्पित हो गया। पहले महीनों चलने वाला नाट्य रूपांतरण, फिर रंगमंडल की 30 प्रस्तुतियाँ और फिर उन पर आने वाली प्रतिक्रियाएं। पर सन 1983 ने तो मुझे एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया में ला पटका। 1983 याद है ना, कपिल देव की कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट के मैदान में पहली बार। और उम्मीद नहीं थी तब जीता, यानी सबसे कमज़ोर टीमों में से मानी जा रही थी। तो ठीक है, यहाँ तक है। कागज कलम की दुनिया से लोहे लक्कड़ कील कांटों की दुनिया में। हुआ यह कि 1979 में हमने डीडीए में एक फ्लैट बुक किया था। किराए के मकान में रहने की सारी दिक्कतों के बावजूद डीडीए के मकान में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर शर्मा जी ने आग्रह करके जैसे तैसे करवा ही दिया। क्योंकि इतने वर्षों के परिचय से वे इतना तो अच्छी तरह जान गए थे कि जमीन लेकर मकान बनवाना हमारे बस के बाहर की बात है। डीडीए ने एक नई योजना निकाली थी कि पैसा मकान खरीदने वाला खुद लगाएगा, वो तो सिर्फ उसे बनवाने की जिम्मेदारी लेंगे। पैसा भी 5 किस्तों में देना था और शायद इसलिए इसे पाना हमारे लिए संभव भी हो गया। किस्तों में देना था इसलिए। सन 1983 में सूचना मिली कि मकान तैयार है। अधिकार पत्र यानी पोजेसन लेटर लेने की जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा करके हम मकान का अधिकार ले लें। औपचारिकताएं पूरी करने में डीडीए ऑफिस में 8-10 दिन तक ऊपर नीचे के चक्कर लगाते लगाते मेरे पैरों में तो बस पानी ही पड़ गया था। आज तक तो मकान से संबंधित जितने भी काम हुए थे वे सब मेरे लिए भी शर्मा जी के पीए ने ही निपटाए थे, पर इसके लिए तो मुझे ही वहां उपस्थित होना था क्योंकि मकान मेरे नाम से था। ऊपर नीचे की यह परेड करवाने के पीछे एक ही कारण था कि संबंधित बाबुओं को कुछ खिलाओ पिलाओ, और ऐसे काम करने की असमर्थता के चलते ही मैं एक बार मकान मालिक द्वारा चलाए गए मुकदमे में हार भी गई थी। इस बार मैंने सोच लिया कि मैं अब सीधे कमिश्नर हाउसिंग के पास जाऊंगी, पर तभी किस्मत से एक साहित्य प्रेमी मिल गया। नाम देखकर ही उसने पूछा कि क्या आप वही मन्नू भंडारी है जो लिखते हैं, और फिर तो उसका सारा रवैया ही बदल गया। फिर तो मेरे काम की सारी जिम्मेदारी उसने ले ली। बदले में बस एक फरमाइश रखी, मुझे आप अपनी किताबों का एक सेट जरूर दीजिए, क्योंकि खरीदना मेरे लिए संभव नहीं, और दूसरे लोगों के लिए बस मिठाई का डिब्बा लेती आइए और अपने हाथ से सबको खिला दीजिए। एक साहित्य प्रेमी को किताबें देना और मकान मिलने की खुशी में मिठाई खिला देना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, वरना नगद रुपए की रिश्वत देना पड़ता। साहित्य से जुड़ा होना भी कभी कभी कैसे संकट मोचक बन जाता है, यह तब पता चला। आखिर मकान मिल गया, उसमें कोई संदेह नहीं कि मन में उत्साह तो बहुत था। तरह तरह की योजनाएं भी थी कि किस कमरे को कैसे सजाएंगे, पर समस्या थी काम करवाएगा कौन। महंगाई का हवाला देकर मकान की अंतिम किस्त में 50,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया अंतिम किस्त में, इसलिए बजट तो बेहद सीमित रह गया था। पर सबसे बड़ी कठिनाई थी शक्ति नगर में रहते हुए 22 किलोमीटर दूर बने मकान का काम करवाना। पर जैसा कि मैंने कहा, हर संकट में मदद करने वाले हाथ मुझे हमेशा तैयार ही मिले। टिंकू ने घर में होने वाले काम का नक्शा तैयार किया, यानी इनकी बेटी, और रंजन ने जून जुलाई की भयंकर गर्मी में बिना पंखों के सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ रहकर मिस्त्रियों से सिर फोड़ फोड़ कर सारा काम करवाया। रंजन, आश्चर्य है कि उसके बारे में मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं। हो सकता है कि पिछले कई वर्षों से बहुत दूर रहने के कारण वह कहीं मन से भी दूर हो गया हो, वरना 3-4 साल तक तो वह मेरा बेटा बनकर ही नहीं रहा था, बल्कि उसने बेटा होने की सारी जिम्मेदारियां भी निभाई थी। इतना ही नहीं, एक समय तो ऐसा भी रहा कि मैं उसके साथ अपने और राजेंद्र के संबंधों की चर्चा भी खुलकर करती थी। वह भी अपना सब कुछ मेरे साथ शेयर करता था। सहभागिता के मेरे पिपासु मन को इससे कितना संतोष मिलता था। यह साइंस का विद्यार्थी, पर उसके साइंस का विद्यार्थी
पर उसके बावजूद मेरी लिखी चीज़ें पढ़ता ही नहीं, उन पर कभी कभी सुझाव भी देता था। उसी ने घर बनवाने की जिम्मेदारी लेकर मेरे इस बोझ को भी हल्का कर दिया था। वह सेंट्रल सर्विसेज में आ चुका था और सितंबर में उसे ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना था। सेंट्रल सर्विसेज 2 महीनों में घर का काम पूरा करके वह फिर 1 महीने के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। उसके बाद तो उसकी अलग अलग शहरों में पोस्टिंग, शादी और हम दूर होते चले गए। घर में काम की योजनाएं तो बहुत थी, पर पैसे के अभाव में कुछ काम अगली किस्त के लिए छोड़ दिए। पर जो कुछ भी बना वह हमारी जैसी औकात वालों के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक ही था। अगस्त 1983 में हम अपने इस नए घर में आ गए। शर्मा जी ने आग्रह करके यह मकान बुक करवा दिया। किस्मत मेरी की लॉटरी में मुझे केवल हौज खास जैसा बढ़िया एरिया ही नहीं मिला, बल्कि ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ कार गराज और सर्वेंट क्वार्टर भी मिल गया। टिंकू की कल्पना और रंजन के अथक परिश्रम ने इसे एक आरामदायक घर का रूप भी दे दिया। इन लोगों की बदौलत ही आज मेरे सिर पर छत होने का आश्वस्ति भाव लिए आराम से इस घर में रह रही हूँ। तो ग्राउंड फ्लोर केवल हाउस खास जैसा बढ़िया एरिया ही नहीं मिला, बल्कि ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ कार गराज ये सब भी, सर्वेंट क्वार्टर भी मिल गया। और टिंकू की कल्पना रंजन के अथक परिश्रम से एक आरामदायक घर का रूप दे दिया। इन लोगों की बदौलत ही आज मैं सिर पर छत होने का आश्वस्ति भाव लिया आराम से इस घर में रह रही हूँ। पहले वाला साल चाहे महाभोज के नाम अर्पित रहा, फिर उसके चलते कागज़ कलम के साथ थोड़ा बहुत रिश्ता तो बना ही हुआ था मेरा। नया चाहे कुछ नहीं लिखा, फिर भी पूरे उपन्यास को दृश्यों और संवादों में ढालते समय एक खास तरह की रचनात्मकता का सुख तो जरूर मिलता रहा था मुझे। पर इस साल याद नहीं कि कॉलेज में छात्राओं की हाजिरी लगाने के अलावा कभी कलम भी उठाई हो। खुशी खुशी नए घर में आ गए, पर नए घर में जमने के 70 प्रपंच और 70 परेशानियाँ। सबसे बड़ी परेशानी तो कॉलेज और घर के बीच 22 किलोमीटर की दूरी। बहुत सारा समय और शक्ति तो इसे पार करने में खर्च हो जाती थी। पर क्या यह सब मन को समझाने सहलाने के बहाने मात्र नहीं थे? असलियत तो यह थी कि दिमाग ही एकदम रचना शून्य हो चला था। अजीब विडंबना ही है यह मेरे जीवन की कि घर के रोज़मर्रा के कामों में न मेरी कभी कोई दिलचस्पी रही, न नियमित रूप से मैंने उन्हें कभी किया। गनीमत इतनी है कि जानती सब हूँ, पर मानसिकता शायद मेरी बिल्कुल घरेलू औरत की ही है, और मेरी यह असलियत मेरी शक्ल पर ही खुद पड़ी है। तभी तो साक्षात्कार के लिए एक आई छात्रा ने कह दिया था, हाँ हम तो इतना डर रहे थे कि आपके पास आने में पर आपको देखकर, आपसे बात करके तो लगता है नहीं कि आप किसी बड़ी लेखिका से मिल रहे हैं। भयंकर पढ़ाकू तो कभी रही ही नहीं। हाँ, लिखना जरूर थोड़ा बहुत चलता रहता था, पर बस थोड़ा बहुत ही। तभी तो अपने लेखन के खाते में बहुत ही कम जोड़ पाई। हाँ, इतना संतोष जरूर रहा कि जो भी जैसा भी लिखती वह क्लिक कर जाता और लोगों की सराहना मुझे मिल जाती। पर मुझे हमेशा अपना लिखा तुक्का ही लगता था। मैंने जब इस बात को बहुत ईमानदारी से स्वीकार भी किया तो लोगों ने इसे मेरी शालीनता के खाते में डालकर खारिज कर दिया। पर तुक्के वाला यह सिलसिला आखिर कब तक चलता? इस पर तो एक दिन पूर्ण विराम लगना ही था, सो लग गया। वरना सन 1992 में अपना आत्मकथ्य लिखने का जो अनुबंध किया था वह आज तक यानी सन 2006 तक घिसटता रहा। मतलब सोचें कितना 8 से 14-15 साल सोच लिए हो गया। जो चीज़ें सोचा वो नहीं हो पाया। इसलिए कहा जाता है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कभी 2 पन्ने लिख दिए तो कभी 4। बस एक लिखने को छोड़कर अगला साल सब तरह की हलचलों से भरा रहा। व्यक्तित्व जीवन से संबंधित भी और देश से संबंधित भी। बिना हमें जरा भी परेशान किए, हमारी जरा से भी मदद लिए, टिंकू ने अपने ही पहल पर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में दाखिला ले लिया। टिंकू ने अपने ही पहल पर अच्छा रिजल्ट निकालकर चटपट क्लेरियन जैसी प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनी में नौकरी भी ले ली। हम तो उस समय दिल्ली में थे ही नहीं, लौटे तो इसने सूचना दी। बस एक आश्चर्य मिश्रित खुशी में उसका पीठ थपथपाने का काम तो हमने भी जरूर किया। यह एहसास भी जागा कि टिंकू अब बड़ी हो गई है और अब उसकी शादी के मामले में हमें थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। आज तक घर की और सारी जिम्मेदारियां तो मैं निभाती आ रही थी, पर यह काम और राजन से तो उम्मीद करना ही बेकार था। इस दिशा में अपनी बहनों तक के लिए तो कुछ नहीं कर पाए थे। सो स्थिति यह थी कि हम जैसे नकारा माँ बाप उसके लिए एक सुयोग्य लड़का ढूंढ सकेंगे। दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आती थी। वैसे पिछले 2 साल में मैं तो उसके मजाक में कहती रहती कि देख बेटा, अपने लिए कोई ठीक ठाक लड़का तू
खुद ही ढूंढ लेना, और हाँ भागना भूगना मत, बता देना हम शादी कर देंगे। ऐसा एक्चुअली हर माँ बाप को कह देना चाहिए, भागना भगना मत वाला बात। हाँ, लड़का ढूंढते समय आंखें खुली और दिमाग पूरी तरह चौकस रखना। सो आखिर लड़का भी उसने खुद ही ढूंढ लिया, दिनेश खन्ना। दिनेश मुंबई के क्लेरियन से तबादला होकर दिल्ली में इसका बॉस बनकर आया था। बॉस को ही इन्होंने प्रेम जाल में उलझाया। दिनेश खन्ना बम्बई के क्लेरियन से तबादला होकर दिल्ली में इसका बॉस बन के आया था और कोई 6-8 महीने में ही मामला केवल फिट ही नहीं हो पाया, बल्कि दिनेश ने तो तुरंत शादी करने का प्रस्ताव भी रख दिया। मकान के कारण बिल्कुल खस्ता हुआ ये अपनी आर्थिक स्थिति के चलते मैं थोड़ा समय चाहती थी, पर दिनेश के आग्रह के कारण झुकना पड़ा और शादी के लिए 12 मई की तारीख तय हो गई। हमेशा की तरह इस काम का सारा जिम्मा भी मित्रों ने ही संभाला। निर्मला जी ने हलवाई से लेकर खाने पीने की सारी व्यवस्था की। मेरे सीमित बजट में वे जो कुछ कर सकते थे किया। डॉक्टर कृष्णा ने अजीत जी स्नेह जी के साथ अपने मात्र एक कमरे में समेट कर अपना सारा घर और आगे पीछे का लॉन सब हमारे हवाले कर दिया। पहले ही बता चुकी हैं। क्या खूबसूरत लॉन थे उनके घर के आगे पीछे। मैं कितना भी पैसा खर्च करती तब भी संगीत और रिसेप्शन के लिए मुझे इतनी सुंदर जगह उपलब्ध न होती। अजीत दिन ने सारा हिसाब किताब संभाला। अपनी वैन लेकर जयपुर से आए माधव जी, जीजा जी, राजेंद्र के बहनोई, वो भी तो जीजा जी हैं। तो माधव जी जीजा जी के घर के काम संभाले। माधव जी जीजा जी ने घर के काम संभाले तो उनकी बहन ने बाहर के मतलब जो भी सामान वामान ये सब ले आना। फेरे करवाने के लिए पंडित जी और उस समय की सारी सामग्री का जुगाड़ राजी सेठ ने किया, जो कि खुद लेखिका थे। तो जो है फेरे करवाने के पंडित जी क्या और उनकी सारी सामग्री की क्या क्या चाहिए। सुमन जी के साथ अल्पना बनाने और घड़े पेंट करने के लिए अर्चना मई की गर्मी में कॉलेज से यहाँ तक आई थी। अर्चना आई थी, सुमन मतलब वो सब बनवाने के लिए पेंट सेंट घड़ा वड़ा। किस किस को गिनाऊं और कहाँ कहाँ तक गिनाऊं, बस समझ लीजिए कि जिस तरह आज तक हमारे सारे महत्वपूर्ण काम मित्रों के भरोसे होते आए थे यह भी हो गया और हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हुए। दिनेश खन्ना एक नामी फोटोग्राफर हैं आज के समय में और देश विदेश में उसकी कई प्रदर्शनी हो चुकी है। पेंगुइन से उसके फोटोग्राफ्स की 2 पुस्तकें, पेंगुइन है ना पक्षी, वो फोटोग्राफ की 2 पुस्तकें बाजार और द लिविंग फेथ प्रकाशित हो चुकी है। द लिविंग फेथ हार्पर कॉलिंस से भी छपी है। आज तो वह नाम और नामा दोनों खूब कमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है तो टिंकू की छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने को सदैव केवल तत्पर ही नहीं भरसक सहायक भी। कुछ समय पहले कथक सीखने के चक्कर में टिंकू अपनी 6 साल और 2.5 साल की दोनों बेटियों को दिल्ली छोड़कर 1 महीने अहमदाबाद चली गई थी। क्या हुआ कि टिंकू की मतलब शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। 6 साल के और 2.5 साल की 2 मतलब बेटी थी। तो कथक सीखने, जो कि कथक जो है ना आपका सीखने के लिए अहमदाबाद चली गई थी। शास्त्रीय नृत्य जो है, मैं उस समय इंदौर गई हुई थी। सुना तो धक कैसे छोड़ के चली गई इतने छोटे छोटे बच्चे को। तुरंत दिल्ली फ़ोन किया और इतनी छोटी बच्चों को टिंकू छोड़ कैसे गई और तुमने उसे जाने क्यों दिया। मेरे स्वर में थोड़ा गुस्सा था, पर दिनेश ने बड़े सहज भाव से कहा, क्यों टिंकू बच्चियों को पाल सकती है तो क्या मैं नहीं पाल सकता। और मुझे कहा पर फ़ोन करके टिंकू को कुछ मत कहिए वरना वह परेशान हो जाएगी। वह गई है तो उसे मन लगाकर सीखने दीजिए। अब तो मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि बच्चियों को केवल पाल ही नहीं सकता, ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए प्राण भी दे सकता है। कौन? दिनेश, इनका दामाद। टिंकू के लिए मैं इससे अधिक सुख की कल्पना तो कर ही नहीं सकती थी। यह सब तो हुई मेरे व्यक्तित्व जीवन से संबंधित बातें। टिंकू मेरी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है और सो उसकी बात यानी मेरी बात। तो उसकी बात यानी मेरी बात। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और यह 13वां पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगले पार्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।